Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 8, which is chapter number 13 about sound. Okay, let's start it. So sound is a vibration or disturbance that travels through any medium by transferring energy from one particle to other and can be heard when it reaches a person's or animal ear. Okay, so student, what is sound? Sound एक vibration है या एक disturbance है जो कि किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है ना, कैसे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होके एंड उसको क्या हर्ड यानी कि सुना जाता है जब वो किसके कानों में, एक पर्सन या एनिमल के ईयर्स में एंटर करती है, देन दैट वाइब्रेशनल डिस्टर्बेंस कैन बी हर्ड. दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज साउंड. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे कि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है वो अपनी एनर्जी को अपने सराउंडिंग पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर देता है एंड दोज पार्टिकल्स ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. ओके, अब ये पार्टिकल्स अगेन क्या करते हैं, अपने दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं एंड उनको भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड सो ऑन. द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेट ऑफ पार्टिकल टू द अनदर एंड ऑल ऑफ देम वाइब्रेट, राइट. तो इस तरीके से क्या साउंड ट्रैवल करती है. बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज वैक्यूम के अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं टू एक्ट एज अ मीडियम. साउंड ट्रैवल करती है केवल एक मीडियम के थ्रू सच एज वाटर, एयर एंड सॉलिड. एंड साउंड जो ट्रांसमिट होती है एयर एंड लिक्विड के थ्रू वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, लेकिन सॉलिड के थ्रू वो हमेशा क्या, या तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर किसी भी वेव में क्या ट्रैवल कर सकती है. Now sound is produced by a vibrating body. अब एक vibrating body के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करी जाती है. So as we know कि sound is produced by a vibrating body. In other words, any vibrating body would always produce sound. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है तो वो हमेशा साउंड प्रोड्यूस करेगी. समटाइम्स कभी कभी वाइब्रेशन को आपकी क्या, कभी कभी वाइब्रेशन क्लियरली विजिबल होती है एंड साउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वेयर एज इन सम केसेस वाइब्रेशन काफ़ी स्मॉल होती है एंड साउंड कैसी होती है, फीबल होती है, राइट. सो जब एक ड्रम के डायफ्राग्राम को स्ट्रक किया जाता है वो वाइब्रेट करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है ना. एंड जो स्ट्रिंग्स है वायलिन में वो जब वाइब्रेट करते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक. एंड जब एयर कॉलम आपका वाइब्रेट करता है विद इन अ फ्लूट के अंदर जो एयर कॉलम है, जब उसमें आप एयर पास करते हो तो वो वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करता है. तो एज सीन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट पार्ट्स है, दैट इज डायफ्राग्राम ऑफ द ड्रम, स्ट्रिंग्स ऑफ वायलिन, एयर कॉलम विद इन फ्लूइड, दे ऑल वाइब्रेट. ठीक है, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, जब वो वाइब्रेट करते हैं दे ऑल प्रोड्यूस साउंड, राइट. चलो, नाउ साउंड प्रोड्यूस बाय अ ह्यूमन. अब एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू कैसे साउंड प्रोड्यूस करी जाती है. सो इन ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस होती है बाय द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट. आप अपने फिंगर्स को यहाँ पे थ्रोट पे रखेंगे एंड एक हार्ट बम्प आपको यहाँ पे फील होगा जब आप क्या करोगे, उसे मूव करने की कोशिश करोगे या आप कोई चीज़ स्वेलो कर रहे हो, राइट. सो ये जो पार्ट है आपकी बॉडी का इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है एंड ये हमारे विंड पाइप के अपर एंड पे होती है. 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रेच होते हैं इस वॉइस बॉक्स के अक्रॉस या इस लेरिंग्स के अक्रॉस एंड इस तरीके से वो स्ट्रेच होते हैं कि वो एक नैरो स्लिट लीव करते हैं बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. एंड जब लंग्स क्या करते हैं, एयर को फोर्स करते हैं इसी स्लिट के थ्रू, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं एंड साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है. अब इन वोकल कॉर्ड्स के साथ जो मसल्स अटैच्ड है वो क्या करते हैं, कॉर्ड्स को या तो टाइट करती हैं या लूज करती हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट, जब वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं है ना, तो जो थिन टाइप की क्वालिटी आपकी प्रोड्यूस होती है एंड उस टाइप पे जो क्वालिटी है वॉइस की वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक. ओके, नाउ नेक्स्ट है साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट. अब एज आई टोल्ड यू कि साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है आगे ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए. एंड जो ट्रैवलिंग ऑफ साउंड है दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. तो साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम. साउंड को एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोपोगेशन के लिए, अपने ट्रैवल के लिए, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस. ओके, बिकॉज जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो साउंड वेव्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट. साउंड जो है वो किसी वैक्यूम के थ्रू प्रोग्रेस नहीं कर सकती बिकॉज वैक्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं जो कि वाइब्रेट नहीं करते एंड ना ही साउंड वेव्स को कैरी कर पाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियरिंग साउंड थ्रू द ईयर्स.
अब हम ईयर्स के थ्रू कैसे साउंड को हियर करते हैं, सुन पाते हैं. As we all know, we hear through our ears. Sound waves enter the outer ear and travel through a narrow passageway called the ear canal that leads to the eardrum. So sound waves जो है सबसे पहले हमारे आउटर ईयर के थ्रू एंटर करती हैं एंड देन एक नैरो सा पैसेज वे में ट्रैवल करती हैं जिसको आप ईयर कैनाल कहते हो. एंड वो ईयर कैनाल उन साउंड वेव्स को कहाँ तक लेके जाता है, ईयर ड्रम तक लेके जाता है. ईयर ड्रम अब उन इनकमिंग साउंड वेव्स के थ्रू क्या करता है, वाइब्रेट करता है एंड इन वाइब्रेशंस को क्या सेंड करता है टू द 3 टिनी बोन्स इन द मिडिल लेयर. अभी जो 3 छोटी छोटी बोन्स है मिडिल लेयर में, दैट इज मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस. ठीक है, मिडिल लेयर की जो बोन्स है वो उन साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती है यानी कि इंक्रीज कर देती हैं एंड फिर उनको कॉकलिया तक भेजती हैं. कॉकलिया एक स्नेल शेप स्ट्रक्चर है जो कि एक फ्लूइड के साथ फिल्ड होता है हमारे इनर ईयर वाले पार्ट. अब ये जो लिक्विड्स की वाइब्रेशंस है कॉकलिया में, ये थाउजेंड्स ऑफ ऑडिटरी नर्व्स को अफेक्ट करती हैं जो कि इन मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक भेजते हैं. ईयर्स हमारे डेलिकेट एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं. हमें कभी भी शार्प, पॉइंटेड या कोई भी हार्ड थिंग को वी शुड नॉट पुट इन आवर ईयर्स. ओके, इससे हमारे ईयर ड्रम डैमेज हो सकते हैं एंड जो डैमेज ईयर ड्रम है वो एक पर्सन को हेयरिंग इम्पेयर्ड बना सकता है. Sorry. Now next we come to the topic that is vibrations or oscillations. So a repeated back and forth motion is called vibration. एक repeated back and forth motion जो होता है उसको हम vibration कहते हैं. And जब एक object back and forth continuously move करता है, so you can say that it is making vibration. Okay, for example, when a swing, जब एक swing का back and forth repeatedly move करता है यानी कि आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, ये repeatedly जब ये एक swing move करता है, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि स्विंग क्या है, वहाँ पे एक वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है. नाउ द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी. अब जो ये टू एंड फ्रो मोशन है, बैक एंड फोर्थ मोशन एक बॉडी का सेम पाथ पर यानी कि अपनी मीन पोजीशन पे रहकर इन द मिडिल, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. इसे क्या कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल पेंडुलम. हम एक सिंपल पेंडुलम को कैसे बनाते हैं, सिंपल पेंडुलम में हम 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड लेंगे अराउंड एंड उसको एक मेटल बॉल्स के साथ टाई कर देंगे एंड उसको एक हाइट से सस्पेंड कर दिया जाता है. अभी जो स्मॉल मेटल बॉल है पेंडुलम की, इसको बॉब कहा जाता है एंड जब पेंडुलम आपका रेस्ट पे होता है तो उसकी जो बॉब है वो अपनी नॉर्मल या सेंट्रल पोजीशन पे होता है. Now every vibration or oscillation has 3 characteristics. हर एक वाइब्रेशन या हर एक ऑसिलेशन के 3 characteristics है, that is amplitude, time period and frequency. Now let us know them in detailed manner. Number 1, amplitude of vibration. So the maximum distance to which the bob of a vibrating pendulum goes from its central position is called amplitude of vibration or amplitude of oscillation. So वो maximum distance, जिस डिस्टेंस तक एक पेंडुलम या वाइब्रेटिंग पेंडुलम का जो बॉब है वो अपने सेंट्रल पोजीशन से आगे या पीछे जाता है. ठीक है, सेंट्रल पोजीशन ये है, यहाँ से आप एक पेंडुलम के बॉब को क्या करेंगे, अगर स्ट्राइक करेंगे तो वो इस मीन पोजीशन से, सेंट्रल पोजीशन से कितना मैक्सिमम आगे डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको क्या एम्पलीट्यूड कहा जाता है ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन. अब फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ए बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम. So maximum displacement of a vibrating object from a central position is called amplitude of vibration. Amplitude actually क्या बताता है कि कितना फार यानी कि कितना डिस्टेंस एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम इट्स सेंट्रल और मीन पोजीशन. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन. अब टाइम पीरियड क्या है वाइब्रेशन का, एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट जो एक पेंडुलम बॉब का होता है उसको 1 वाइब्रेशन या 1 ऑसिलेशन कहा जाता है. एंड जो टाइम एक पेंडुलम बॉब के थ्रू लिया जाता है एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. ओके, सो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो टाइम लेगा एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन, या सिंपल वर्ड्स में वी कैन से टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी क्या है वाइब्रेशन की, सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. 1 सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन से कितनी ऑसिलेशंस बन रही हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस कहा जाता है. अब जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन की किसी भी एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, दैट इज हर्ट्स, है ना. अब एक ऑब्जेक्ट अगर 1 वाइब्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी. ओके, एंड अगर एक ऑब्जेक्ट 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 10 हर्ट्ज. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड. अब एक साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. So as we know we hear different types of sound daily basis पे हमें different types की sound सुनने को मिलती है. हर एक sound different होती है from the other and आप इन different types of sound को एक दूसरे से distinguish
कर सकते हैं। अब साउंड को कैरेक्टराइज किया जाता है उसकी लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी के थ्रू। नाउ व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट मी डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लाउडनेस। सो बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, एक साउंड वेव के एम्पलीट्यूड के बेसिस पर हम एक साउंड की लाउडनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज हाई, यानी कि अगर किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड हाई है सो वो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके, एंड एम्पलीट्यूड अगर लो है तो इट विल प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज सॉफ्ट। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स व्हाट, अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो लाउडनेस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पिच। पिच डिनोट्स द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ साउंड। पिच के थ्रू एक साउंड की श्रिलनेस या फ्लैटनेस को डिटरमाइन किया जाता है। साउंड आपकी हाई और लो हो सकती है। एक वुमेन वॉइस जो है जनरली उनकी हाई पिच होती है देन अ मेंस वॉइस, एंड बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वुमेन वॉइस इज हायर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वुमेन वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी वॉइस ज़्यादा श्रिल होती है एज कम्पेयर टू अ मेंस वॉइस। The next we have quality, that is also known as timbre. So one can distinguish between the sound of chapping and that of singing, or the sound of a guitar and that of piano, without actually seeing the medium or the source of sound. So यानी कि एक person easily clapping की sound, okay, it's clapping not chapping, sorry for that. So एक person क्या कर सकता है, clapping की sound को, singing की sound को, या गिटार की, पियानो की, इन सभी साउंड को क्या बिना देखे कि वो किस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, सिर्फ उनको सुनने से आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन क्वालिटी, क्योंकि इन सभी साउंड्स की क्वालिटी में डिफरेंस होता है, राइट। सो एक साउंड की क्वालिटी क्या करती है, हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होती है बिटवीन द साउंड ऑफ अ गिटार एंड दैट ऑफ अ पियानो, एंड इसी क्वालिटी ऑफ साउंड को टिम्बर कहा जाता है। अब टिम्बर की वजह से ही आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट प्लेबैक सिंगर्स की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो विदाउट एक्चुअली सीइंग देम, राइट। Next we have audible and inaudible sound. So although all vibrating objects produce sound, but you cannot hear all of them. Okay, almost सभी vibrating objects क्या करते हैं, sound produce करते हैं, लेकिन हम सभी को सुन नहीं पाते हैं because हमारे ears sensitive होते हैं सिर्फ एक fixed range of frequencies के लिए, that is called audible range. So audible sound क्या होती हैं? The human ear can easily detect frequencies between 20 Hz and 20 kilohertz, that is 20,000 Hz, right? सो एक ह्यूमन एयर सिर्फ उन्हीं साउंड वेव्स को या साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं जिनकी जो रेंज है वो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की है। ओके, सो ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की है, उन सभी साउंड्स को ऑडिबल साउंड्स कहा जाता है बिकॉज दे आर ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर, राइट। ह्यूमन एयर सेंसिटिव होता है हर एक मिनट प्रेशर डिफरेंस के लिए इन द एयर इफ दे आर इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ओके, ह्यूमन ईयर क्या कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं ऑफ लेस देन 1 बिलियंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट वी हैव इनऑडिबल साउंड। सो अब हम डिस्कस करते हैं इनऑडिबल साउंड को। सो एज वी नो कि ह्यूमन ईयर से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। बिलो 20 हर्ट्ज और मोर देन 20 किलो हर्ट्ज की साउंड्स को ह्यूमन ईयर्स क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट साउंड फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, दैट इज 20 हर्ट्ज। So, कोई भी ऐसी साउंड जो कि इस फ्रीक्वेंसी से क्या है, बिलो है, वो इनऑडिबल साउंड होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ह्यूमन ईयर्स जो हैं ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से ज़्यादा है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, एंड जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो इन्हीं लाउडनेस ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो 20 हर्ट्ज से नीचे की हैं एंड 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हैं, वो सभी इनऑडिबल साउंड की कैटेगरी में इंक्लूड करी जाती हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो ह्यूमन ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर सकते उनको इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है, जबकि जो हायर रेंज इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। सो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल्स फास्टर इन सॉलिड एंड लिक्विड देन इन गैसेस। ओके, सो साउंड की स्पीड अब डिपेंडेंट होती है उस मीडियम के नेचर पर जिस मीडियम के थ्रू वो साउंड ट्रैवल कर रही है। एज वी नो साउंड आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों ही मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है एक्सेप्ट इन वैक्यूम। सो सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड में दैट इज मैक्सिमम, then it is less in liquids and very least in gases. Okay, so sound different speed के साथ travel करते हैं different media में, like speed of sound at 0 degree Celsius. 0 degree Celsius पे जो speed of sound है वो air में 330 मीटर पर सेकेंड है, water में 1500 मीटर पर सेकेंड है, and जो solid air in that it is 600 मीटर पर सेकेंड.
सो एज पर डेफिनेशन, अगर हम स्पीड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड अपॉन टाइम टेकन। सो आप क्या किसी भी एक साउंड को ईजिली हेयर कर सकते हो जो एक अप्रोचिंग ट्रेन की है, कैसे, बाय पुटिंग अ ईयर ऑन द ट्रैक। आप अपनी ईयर्स को ट्रैक पे रख के सुनने की कोशिश करेंगे, सो वो वाइब्रेशंस जो हैं वो किसके, उस ट्रैक के थ्रू ट्रैवल करती हैं। एंड आप सॉलिड में क्योंकि बहुत फास्टली ट्रैवल करेंगे, ट्रैक आपका सॉलिड स्टेट में है यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी वजह से आप उसे क्या कर सकते हैं, अप्रोचिंग ट्रेन की साउंड को ईजिली हेयर कर सकते हैं, वेल बिफोर यू कुड हेयर इट साउंड इन द air. Now, therefore, you can say that sound travels much faster through steel that is solid than through the air that is gas. Next is the example they have given to us. A gun is fired in the air. एक गन को फायर किया गया एयर में at a distance of 880 मीटर from a person. And वो पर्सन उस साउंड को, गन की साउंड को आफ्टर 4 सेकेंड सुन रहा है, तो उस साउंड की स्पीड क्या है। सो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 880 मीटर, टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 880 by 4 सेकेंड, इट विल बी 220 मीटर पर सेकेंड। Now next we come to the topic that is musical sound. The sound that appears present to the ear, that is called musical sound. Okay, such as the sound of a musical instrument, song of a good singer. So ऐसी साउंड जो हमारे ईयर्स के लिए काफ़ी प्रेजेंट होती है, हमें सुनने में बहुत पसंद आती है, ऐसी साउंड को म्यूजिकल साउंड कहा जाता है। जैसे कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड हो या अच्छे सिंगर की सॉन्ग वो गा रहा है, तो वो जो साउंड है वो हमें क्या लगती है, म्यूजिकल साउंड लगती है। एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स से जो रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उसके थ्रू। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट या अडेप्ट किया जाता है म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। एंड इस प्रिंसिपल के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करेंगे। एंड इट इज थ्रू दिस पर्पस दैट द ऑब्जेक्ट बिकम्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो सबसे पहले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं दैट इज कॉर्डोफोन्स, ये आपके ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब परफॉर्मर क्या करेगा, प्ले करेगा या साउंड करेगा स्ट्रिंग्स को कुछ मैनर में। एग्जाम्पल गिटार, पियानो, वायलिन, सितार, सरोद, संतूर, ये सभी आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट। सो परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम क्या साउंड करते हैं, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है, या तो आप उसको स्ट्रक करेंगे या एक बीटर के थ्रू स्क्रैप किया जाएगा, इंक्लूडिंग अटैच्ड और एनक्लोज बीटर्स और रैटर्स, स्ट्रक, स्क्रैप और रब बाय हैंड और स्ट्रक अगेंस्ट अनदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मीडियम के थ्रू आप उसको या तो क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे या फिर उसको बीट या स्ट्रक किया जाएगा, है ना, तब वो जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ड्रम, तबला, ढोल, नगाड़ा, crimbals, bells, etc. These are some examples of percussion instruments. Then next we have wind instrument. So wind instrument musical instrument है जिसके अंदर एक type of resonator होता है जिसमें air column को set किया जाता है into vibration by the player. Player क्या करेगा, उसके अंदर अपने mouth piece के through air blow करेगा and वो at the end of resonator जाके sound produce करेगी। ऐसे instruments को wind instrument कहा जाता है। Basically इसमें wind के through आप क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। विंड के थ्रू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है एंड देन साउंड गेट्स क्रिएटेड। एग्जांपल फ्लूट, शहनाई, ट्रम्पेट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज नॉइज एंड नॉइज पोल्यूशन। ओके, सो नॉइज इज एन अनवांटेड साउंड जस्ट टू बी अनप्रेजेंट, लाउड और डिस्टर्प्टिव टू हियरिंग। सो नॉइज क्या है, एक अनवांटेड साउंड है जिसको जज किया जाता है कि वो एक तरीके से अनप्रेजेंट होती है, लाउड होती है, डिस्टर्प्टिव होती है टू हियरिंग। तो ऐसी साउंड जो कि एक मशीन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है इन द फैक्ट्रीज, ओल्ड कार, स्कूटर, एरोप्लेन, ब्रेकिंग ऑफ विंडो स्क्रीन, लाउड स्पीकर, ये सभी सोर्सेज हैं किसके, नॉइस के। नेक्स्ट वी हैव नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन जिसको एनवायरमेंटल नॉइज या साउंड पोल्यूशन भी कहा जाता है, ये क्या है, जब साउंड का प्रोपोगेशन होता है, नॉइज का प्रोपोगेशन होता है, हार्मफुल इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है ह्यूमन या एनिमल लाइफ पे, दैट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। तो जो सोर्स है आउटडोर नॉइस के वर्ल्ड वाइड वो मेनली मशीन या ट्रांसपोर्ट, स्पेशली प्लेन्स एंड प्रोपोगेशन सिस्टम के थ्रू कॉज होते हैं। अब नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सो नॉइज पोल्यूशन जो है मेन को ज़्यादा इरिटेबल बनाती है ना। एंड नॉइज पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो मल्टीफेसेड होता है एंड इंटरलेटेड होता है। नॉइज पोल्यूशन का जो इफेक्ट है ऑन
ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्रॉपर्टी, दे हैव बीन डिस्कस्ड विद अस। नंबर 1, ये एक मैन की हेयरिंग एफिशिएंसीज को डिक्रीज कर सकता है, एंड इसका जो इम्पैक्ट होता है, नॉइज का इम्पैक्ट होता है ह्यूमन एफिशिएंसीज पर, इस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि फैक्ट को प्रिंट आउट करता है कि ह्यूमन एफिशिएंसी जो है नॉइज रिडक्शन के साथ इंक्रीज होती जाती है। नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन? क्या मेजर्स हैं, क्या वेज है जिसके थ्रू हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1, कंट्रोल एट रिसीवर एंड। रिसीवर एंड पे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि वो लोग जो कि नॉइजी इंस्टॉलेशन पे वर्क कर रहे हैं, वो ईयर प्रोटेक्शन एड्स लाइक ईयर प्लग्स, ईयर मफ, नॉइज हेलमेट, हेडफोन्स, ये सभी डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ नॉइज एट सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से वो नॉइज प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे उसको सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि डिजाइनिंग, फैब्रिकेटिंग एंड यूजिंग क्वेटर मशीन। ठीक है, हम इन सबको क्या कर सकते हैं, क्वेटर मशीन बनाई जा सकती है, फैब्रिकेट किए जा सकते हैं, यूज करी जा सकती है, सो दैट नॉइजी जो मशीन्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन एंड बेटर मेंटेनेंस होनी चाहिए मशीन्स की, सो दैट वो कम नॉइज प्रोड्यूस करें। ओके, नॉइजी मशीन्स को हमेशा साउंड प्रूफ चैम्बर्स में इंस्टॉल करना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग जो मशीन पार्ट्स हैं उनको हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स के साथ कवर कर सकते हैं टू चेक द नॉइज प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट वी हैव अकाउस्टिक जोनिंग। ठीक है, सो इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर बाय जोनिंग ऑफ नॉइजी इंडस्ट्रियल एरिया, बस टर्मिनल एंड रेलवे स्टेशन, aerodromes etc. away from the residential area would go a long way in minimizing noise pollution. So अगर आप क्या करें, जो सोर्स है एंड जो रिसीवर है उनके बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, क्या करके उसको जोन करके ऑफ नॉइजी इंडस्ट्रियल एरिया, बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन, एरोड्रोम्स, इस सारे एरिया के जोन को आप क्या कर सकते हो, इनमें सोर्स और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हो, है ना। इनको क्या रेजिडेंशियल एरिया से कहीं दूर अगर सेटअप किया जाए तो उससे क्या होगी, नॉइज पोल्यूशन काफी रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, देयर वुड बी साइलेंस जोन। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अबव ऑल हॉस्पिटल्स के नियर, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के नियर क्या साइलेंस जोन होना चाहिए। देन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग ग्रीन ट्रीज, अगर हम ग्रीन ट्रीज प्लांट करें, श्रब्स प्लांट करें अलोंग द रोड्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी नॉइज को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट। ओके, so that's all for today. The chapter is completed and I hope you all must have understood it very clearly. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.